नाजरीन, कहीं ना कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ईयर 1880 से लेकर आज 2022 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अगर सिर्फ पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही ईयर 1800 से लेकर 1900 तक ओशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशंस के लेवल में खातिर खा इजाफा देखा गया। ईयर 1900 से लेकर 2000 तक ओशन लेवल्स में 19 सेंटीमीटर्स का इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में करीब 3 टाइम्स ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर ये है कि अगर ईयर 2000 से लेकर आज 2022 तक सिर्फ इन 22 सालों को देखा जाए तो ओशंस का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। और ये वाकई एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी ईयर 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधी से भी ज्यादा समंदर के अंदर होंगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, लिहाजा ईयर 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बुरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी की नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम और रॉटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा। और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी ईयर 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मकामात से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदरों का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता ये है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको शायद ये देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 100 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर माल्टा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है, 70 मीटर्स बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर बुरी तरह से असर अंदाज होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर्स बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिजॉर्ट्स मलिया मेट हो जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑल द वे गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर्स यानी 177 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा।
यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15th फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। और अगर तब तक इंसान की नस्ल बची तो अहमदाबाद शायद कोई बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस ही अरेबियन सी की लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर से होते हुए जैकोबाबाद तक 400 किलोमीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई 100 फीट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर्न कोस्ट पे मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट ग्वादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन की नजर होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज्यादा नहीं बचेगा।